हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी को पता होगा कि आरआरबी ने ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली है, ठीक है जी, और इसकी अधिक मात्रा में वैकेंसी है और इसके जल्द ही क्या होने वाले हैं, एग्जाम होने वाले हैं। तो इसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम इसके पीवाईक्यू लेके आए हैं, जो ग्रुप डी ने अपने प्रीवियस ईयर में पूछे हुए जो क्वेश्चन है उसको आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आरआरबी द्वारा क्या गए हैं, तो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और ये दक्षिण में गंगा नहीं, यहाँ पे दक्षिण नहीं होगा, उत्तर में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों से लेकर दक्षिण में मालवा के पठार तक फैली हुई है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। मालवा का पठार कहाँ पड़ता है, तो ये आपके दक्षिण में पड़ता है, और गंगा घाटी कहाँ पड़ती है, तो गंगा घाटी आपके उत्तर में पड़ती है, ठीक है जी। तो ये ऊपर नीचे हो गया कि ये गंगा उत्तर के गंगा घाटी से लेकर मालवा दक्षिण के मालवा तट तक फैली हुई है। तो ये कितने वर्ष पुरानी है ये सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये है 3000 वर्ष पुरानी, 3000 ईसा पूर्व, ठीक है जी। ईसा मसीह के जन्म से 3000 पूर्व की है सभ्यता है, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। तो चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन क्या है, ग्रुप डी द्वारा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उससे भी प्रीवियस ईयर में जितने भी ग्रुप डी में पूछे गए हैं, रेलवे द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की क्लास में उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे, ठीक है जी। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है कि डैश का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिणी और उत्तर के गंगा घाटी के पूर्वी तलहटी क्षेत्रों में हुआ है। यहाँ पे 5000 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 3000, ठीक है जी। अभी जस्ट हमने पीछे देखा कि कितना है, 3000 वर्ष से लेकर 3000 ईसा पूर्व, ठीक है जी। तो वो कौन सी सभ्यता थी, तो वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। ये भी पीछे वाला क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, ये कौन से शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है जी। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये ग्रुप डी के से पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने लिया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको प्रिपरेशन के लिए, कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि हम डेली एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है जी। तो उसके प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश वर्ष अस्तित्व में आई थी। सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन को क्या किया है, थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है जी। तो कितनी वर्ष पुरानी है, तो 3000 वर्ष। अभी जस्ट हमने देखा एनसीईआरटी में इसका क्या दे रखा है, मैं एनसीईआरटी की बात करूँ, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में दे रखा है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में मानता है, ठीक है जी। तो 2500 और 3000 किसके मध्य आते हैं, इसी के मध्य, ठीक है जी। तो सबसे पास वाला ही क्वेश्चन कभी बार ऊपर नीचे कर देता है, 2600 भी देता है, 2700 भी दे देता है। तो क्या है, तो इसका 2500 ईसा पूर्व की वो सभ्यता है। कौन सी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है जी। आपको 3000 से लेके 2000 के बीच तक याद रखना है कि ये सभ्यता कौन सी कहलाती है भारत की, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। एनसीईआरटी में कितना दिया है, तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व की सभ्यता कौन सी थी भारत में, तो सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। मतलब तांबे और टीन कम मिश्रित कौन सी धातु बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, तांबे का और टीन का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो वो इस्तेमाल करते थे कांस्य बनाने के लिए, किसका इस्तेमाल, तो तांबे का और टीन का इस्तेमाल करते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये भी आपके ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। सिंपल सी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे और टीन का प्रयोग किस लिए करते थे, तो कांस्य बनाने के लिए, ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो 7 वर्षीय युद्ध जो है वो किन देशों के बीच में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपके इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। कौन सा युद्ध, तो 7 वर्षीय युद्ध, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 7 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था। यह भी आपके कब पूछा गया है, तो 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि वेस्टर्न चाइल्ड पार्टी
वेस्टर्न टी पार्टी इसको एक्चुअली कहते हैं। वेस्टर्न टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो वेस्टर्न टी पार्टी हुई थी आपके 1773 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1773 में। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपका पूछा गया है, तो ये भी आपके 2018 में पूछा गया है। वेस्टर्न टी पार्टी 1773 में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट और माओवादी दलों के रूप में शासित किया जाता है? दलों द्वारा क्या किया जाता है? तो शासित किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो, तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन। ठीक है जी, द्वारा शासित किया गया था। जो कम्युनिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट दल थे, उसको किसके द्वारा शासित किया गया था? तो चीन द्वारा। ठीक है जी। आपका अगला क्वेश्चन है कि वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? मतलब वो कौन था जिसने क्या किया था? क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था। ये भी कब पूछा गया है? तो ग्रुप डी में पूछा गया है। ये किससे है? तो ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया है। ठीक है जी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपके फिदेल कास्त्रो। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी, फिदेल कास्त्रो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुआ? ये जो क्वेश्चन है ये है आपके पर्यावरण से संबंधित है, और इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर बी। ये भी कब पूछा गया? ये आपके लेटेस्ट जो हुआ था उसमें पूछा गया, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी में कि राजस्थान राज्य में जो उसकी हरियाली खो गई थी वो किस नहर द्वारा प्राप्त की गई? तो वो नहर है इंदिरा गांधी नहर। ये कहाँ पे भाई, मतलब ये नहर है तो ये आपके राजस्थान में पड़ता है। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डैश में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। मतलब किससे घिरा हुआ है? भारत पर, मतलब हिंदू कुश पर्वत। तो हिंदू कुश जो पर्वत घिरा हुआ है वो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि उत्तर जो पश्चिम में जो पर्वत श्रृंखला है उससे क्या घिरा हुआ है? तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला घिरी हुई है। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। ये भी कब पूछा गया है? तो आपके 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है। ठीक है जी। तो सारे के सारे आज की क्लास में वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं, खासतौर पर रेलवे द्वारा। ठीक है जी। और लेटेस्ट 1 से 2 एग्जामों में जो रिपीट होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन क्या होते हैं आपके 2 से 3 साल में सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारी अगली वीडियो जब डले तो आपको ढूंढना ना पड़े, आपको तुरंत मिल जाए, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आपको पता चलेगा कि भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला किससे घिरा हुआ है? तो उत्तर पश्चिम में से वो क्या है? घिरा हुआ है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपके पाकिस्तान में पड़ता है, हिंदू कुश। अब अगला क्वेश्चन है कि सूर्य पृथ्वी की सतह पर डैश मिनट के कोण पर सामने होता है। मतलब जब सूरज की किरणें हैं वो कितने डिग्री का कोण बनाती है धरती पर गिरते समय? तो वो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका 32 मिनट का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 32 डिग्री का कोण बनाती है सूरज। जब सूरज धरती पे गिरती है तो कितने डिग्री का कोण? तो 32 डिग्री का कोण बनता है। और सूरज की रोशनी को धरती पर आने में कितने मिनट लगते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि सूरज की रोशनी को धरती पर आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। ठीक है जी। तो सूरज की रोशनी आने में 8 मिनट 16 सेकेंड और कितने डिग्री का कोण बनता है? तो वो बनता है आपके 32 डिग्री का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। ये भी कब पूछा गया है? तो 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है? देखिए, नहीं वाला क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है और ये कंफ्यूज करता है। ठीक है जी। कई बार हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय ये नहीं दिख पाता है, तो इसको खासतौर पर ध्यान से पढ़ना है कि नहीं पूछा है इसमें। तो इसमें जो नहीं है, कौन सी पर्वत जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में भाग नहीं है उसको बताना है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है काराकोरम। ठीक है जी। आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम। ठीक है जी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की
एकात्म विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? देखिए, गलत और नहीं, अधिकतर ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या पूछा है? गलत है कि जो एकात्म विशेषताएं हैं, जो मतलब भारत की संविधान की विशेषताएं हैं, उनमें से एक इनमें से कौन सा गलत है? तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कि संविधान की नियमता न होना। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार के सरकार है? भारत में किस प्रकार की सरकार है? राजतंत्रीय है, संसदीय है, संप्रदायवादी है या अपतंत्रीय है? तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कि हमारे देश में कौन सी सरकार है? तो संसदीय सरकार है। संसद के द्वारा ही तो हमारे देश में सभी चीज़ें चलती हैं। ठीक है जी, तो हमारे देश में जो सरकारें काम करती है वो किसके द्वारा काम करती हैं? तो संसद द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। ये भी कब पूछा है? तो 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है जी, और किस में? तो ग्रुप डी में पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं वो क्या है? तो ग्रुप डी से लिए गए हैं। तो भारत में किस प्रकार के सरकार काम करती है? किस प्रकार में? तो संसदीय रूप में भारत में सरकारें काम करती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? देखिए, नहीं बताना है, इसमें भी क्या पूछा है? नहीं, तो प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, सामंतशाही को प्रोत्साहन। हमारे देश में समाजशाही को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार है, सरकार का संसदीय स्वरूप है, संघवाद की स्थापना है, लेकिन सामंतशाही नहीं है हमारे देश में। ठीक है जी, तो ये क्या है? गलत है, ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? हमसे नहीं पूछा है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी कि सामंतशाही नहीं है हमारे देश में। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? ठीक है जी, अब सही के बारे में पूछा है, इसमें से बाकी क्या है? गलत है, लेकिन एक ही क्या होगा? सही होगा। तो उसे एक को हमें बताना है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है हमारे देश में जो सही विशेषता है वह है दुशासन व्यवस्था। ठीक है जी, हमारे देश में क्या है? दुशासन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। संसद में निम्न सदनों में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं, हमारे देश में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है जी, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, द्वैशासन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? इनमें से कौन सा जो फॉर्म होता है उसके लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है संपत्ति कर। ये किसी फर्म द्वारा नहीं होता। कमीशन किसी भी फर्म द्वारा लिया जा सकता है, लागत लगती है, कर लगता है, श्रम पे भी कर लगता है, पैकेजिंग में लागत लगती है। मतलब लागत का मतलब क्या होता है? उस पर खर्च होता है। लेकिन संपत्ति कर जो है वो कंपनी का नहीं है। ठीक है जी, वो कंपनी की लागत में नहीं काउंट किया जाता है, क्योंकि श्रम कंपनी की लागत में काउंट किया जाता है, क्योंकि इसमें खर्चा लगता है, बेजिस देते हैं हम, तो ये भी एक क्या है? एक्सपेंस है। पैकेजिंग क्या है? ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, क्योंकि उस पर भी खर्चा हो रहा है। कमीशन, किसी को हमने कमीशन पर रखा है तो उसको भी कमीशन देना पड़ता है। लेकिन संपत्ति पे कर वो फर्म से नहीं संबंधित है, वो फर्म की लागत में नहीं आता है संपत्ति कर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं हमसे पूछा है तो वो है संपत्ति कर। ये फर्म से संबंधित लागत नहीं होती है संपत्ति कर। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये कब को पूछा गया है? तो ये भी 2022 के आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कारक लागतों की अवसर लागत से के अतिरिक्त, मतलब कारक लागतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है? जो कारक लागतें हैं और अवसर लागतों के अतिरिक्त ये सभी जो हैं व्यावसायिक फर्म पर जो अर्जित लाभ होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जो अर्जित लाभ होता है उसको कहते हैं असामान्य लाभ। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं? असामान्य लाभ, जिसमें से कारक लागत भी हटा दिया जाता है, अवसर लागत भी हटा दिया जाता है, और इसके अतिरिक्त जब फर्म पर लाभ अर्जित होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो असामान्य लाभ कहते हैं। वो मतलब असामान्य रूप से क्या हो गया? प्राप्त हो गया है लाभ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। ये भी कब पूछा है? तो 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन की सीमांत लागत
डैश अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। तो कितने परिवर्तन से संबंधित है, तो वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, कि एक से सिर्फ संबंधित है, बाकियों से क्या है संबंधित नहीं है। ये भी कब पूछा गया है, तो ये भी आपका 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो प्लीज़ आप सभी से दोबारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसके लिए आपको क्वेश्चनों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे, तो हमारे आपके एसके क्लासेस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो आपको सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके उतना पूरा का पूरा वीडियो आप सभी को देखना है, कि इससे आपके जितने भी क्वेश्चन है सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन प्रक्रिया में उपयुक्त स्वस्वामित्व वाले लागतों की लागत का क्या अभिप्राय है। मतलब इसके जितने भी लागत स्वस्वामित्व जो लगाए जाते हैं लागत, उसका क्या अभिप्राय है। तो उसके अभिप्राय की बात करी जाए तो वो अनिहित लागत कहलाता है, अंतर्निहित लागत कहलाता है। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये भी कब पूछा गया है, तो ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं। निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं। तो पोषी स्तर की बात की जाए तो वो है आपके उत्पादक। ये क्या होते हैं, ये पोषी स्तर पर होते हैं। बाकी तो क्या है उपभोक्ता है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, लेकिन ये क्या है उत्पादक है, तभी तो पोषी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है उत्पादक। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये भी कब पूछा है, तो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह डैश है। क्या है ऊर्जा प्रवाह, तो इसका है कि प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। जो प्रत्येक उच्च पोषी स्तर क्या हो जाती है के साथ वो कम हो जाता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है। देखिए हमें कृत्रिम बताना है, मानव निर्मित जो पारिस्थितिक तंत्र इनमें से कौन सा है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है फसली खेती। जो हम खेती करते हैं ये क्या है मानव निर्मित है। ठीक है जी। मानव ही तो खेती करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। ये भी कब पूछा गया है, ये लेटेस्ट में पूछा गया है 2022 के एग्जाम में, कि मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो वो है आपका खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक है। अजैविक घटक इसमें से बताना है। तो अजैविक घटक कौन सा है, तो वह है मृदा। अभी हमने बात किया खेती की जाती है, तो ये भी पारिस्थितिक तंत्र के घटक के रूप में आती है। तो वो कौन सी है मिट्टी में ही तो खेती की जाती है। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस त्योहार को असम में माघ बहु के नाम से जाना जाता है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा फेस्टिवल है जिसे असम में किस नाम से जाना जाता है, तो माघ बहु के नाम से जाना जाता है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर ए, कि मकर संक्रांति को असम में माघ बहु के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है कि एक फेस्टिवल का नाम, अभी आपको हम जितने भी फेस्टिवल के नाम है जरूर एक बार बताएंगे। तब प्लीज़ वीडियो में बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे अभी जब ये हमारी ये प्रीवियस क्वेश्चन हो जाएंगे तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, उन सभी को लेके आएंगे, आप सभी को करवा देंगे, जिससे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी क्या हो जाए कवर हो जाए। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, असम में माघ बाहु को मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाए जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नव वर्ष का प्रारंभ का प्रतीक है। तो प्रारंभ का प्रतीक है, असमिया नव वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वह है बोहाग बाहु महोत्सव। बोहाग बाहु महोत्सव आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसे उत्तर पूर्व में मनाया जाता है। ठीक है जी।
तो वो आपका कौन सा है, बाहु महोत्सव, ऑप्शन नंबर डी। ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विषु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। विषु जो है वो किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कि केरल। केरल में जो विषु है वो सबसे फेमस त्यौहार है। तो केरल में विषु बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक आप सभी को करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम डेली एक वीडियो लेके आएंगे, और डेली लेके आएंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। ठीक है जी। और अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जैसे जैसे हम वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए PYQ वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।